हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हरीश एकेडमी। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के ये कुछ पिक्चर्स देखे थे, सिविलाइजेशन के बारे में जाना था और जो बीबी लाल जी का एक कोट था उसके बारे में हमने पढ़ा था। सिविलाइजेशन हमारी जो सभ्यता है उसके बारे में जाना था। आज हम पढ़ेंगे फ्रॉम विलेज टू सिटी, यानी कि गांव से नगरों की तरफ कैसे लोग जाना शुरू हुए थे, किस तरीके से जो गांव है वो शहर बनना शुरू हुए। ठीक है। नाउ द वास्ट प्लेन्स ऑफ द पंजाब एंड सिंध। पंजाब टुडे डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। जो पंजाब का पार्ट है ना, जो अब इंडिया और पाकिस्तान दो देशों में अलग अलग डिवाइड हो चुका है। आधा भाग पंजाब का इंडिया में है और आधा कहाँ है, पंजाब में, एंड आधा कहाँ है, पाकिस्तान में। एंड सिंध नाउ इन पाकिस्तान। सिंध कहाँ है, अभी पाकिस्तान में। आर वाटर्ड बाय द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। और जो यहाँ पर पानी है वो किससे मिलता है हमें, इंडस रिवर और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, हमारी सहायक नदियाँ। ठीक है। ट्रिब्यूटरी का यहाँ पे हमें एक मीनिंग भी दे रखा है इसमें। वैसे हिंदी मीनिंग इसका होता है सहायक नदी। ठीक है। यानी कि जैसे एक नदी में कई सारी नदियां मिल जाती हैं, उसकी सहायक नदियां उसे बोलते हैं। जैसे कि हमारे भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा। और गंगा सबसे ज्यादा लंबी नदी है, जो सहायक नदी है वो कौन सी है, यमुना। सो ट्रिब्यूटरी का मीनिंग देखेंगे, अ रिवर दैट फ्लोज इनटू अ लार्जर रिवर। फॉर इंस्टेंस द यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। यानी कि एक रिवर फ्लो कर रही है और उसके साथ एक छोटी कोई नदियाँ साथ में उसके फ्लो कर रही हैं, चल रही, बह रही हैं, तो उसी को हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, सहायक नदी। ऐसे ही यमुना क्या है, एक गंगा की सहायक नदी है। हमें देखो इस पिक्चर में भी दे रखा है, यहाँ पे ये देखो इंडस रिवर है ना। इसके साथ ये देखो यहाँ पे ये इसकी सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज और ब्यास, ये वाली यहाँ से, ये इसकी क्या है, सहायक नदियां हैं कुछ। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल टू एग्रीकल्चर। जो ये जो जहाँ पर ये नदियाँ होती है, जैसे प्लेन्स में आ गई, तो वहाँ की जो जमीन होती है, भूमि होती है, वो कैसी हो जाती है, उपजाऊ हो जाती है। इसलिए वहां पर खेती अच्छे से की जा सकती है। अ लिटिल फर्दर ईस्ट a little further east, a few millenniums ago, another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of the Himalayas through Haryana, Punjab, part of Rajasthan and Gujarat. कुछ समय पहले, यानी कि कुछ मिलियन अगो, कुछ वर्ष पहले क्या था, कुछ शताब्दियों पहले क्या था, एक सरस्वती नदी बहती थी, है ना, जो कि वहां से जो हिमालय के फुटहिल से, और कहाँ पे, हरियाणा पंजाब वाले पार्ट में, राजस्थान गुजरात से वो तक वो बहती थी। लेकिन आज के समय में वो नदी क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी दिखाई नहीं देती है। इन दिस होल रीजन फ्रॉम अबाउट 3500 BCE। BCE मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है। सामान्य संवत पूर्व विलेजेस ग्रू इनटू टाउन्स। जो विलेजेस है वो किस में कन्वर्ट होते चले गए, टाउन्स में, सिटीज में। एंड विद इंक्रीजिंग ट्रेड, और जो उनका व्यापार है वो बढ़ने लगा, और अदर एक्सचेंजेस। दोज टाउन्स फर्दर ग्रू इनटू सिटीज। जो कुछ टाउन्स हैं, फिर जो कस्बे हैं, वो किसमें चेंज होने लगे, सिटीज में, शहर बनने लगे। दिस ट्रांजिशन हैपेंड अराउंड 2600 BC। ये कब होने लगा, 2600 ईसा वर्ष पूर्व। आर्कियोलॉजिस्ट हैव दिस सिविलाइजेशन सेवरल नेम्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने जो ये सिविलाइजेशन थी, ये सभ्यताएं थी, इनके कुछ नाम रखने शुरू किए, जैसे कि इंडस, हड़प्पन, इंडस सरस्वती और सिंधु सरस्वती। ये सरस्वती का जिक्र क्यों किया गया, कि उस टाइम पे सरस्वती नदी भी बहती थी। Civilization, we will use all these terms. Its inhabitants are called Harappans। यहाँ के लोग जो यहाँ पर रहते थे, उन्हें क्या बोला जाता था,
हड़प्पन्स, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। ये पूरे वर्ल्ड में सबसे पुरानी सभ्यता है। बहुत सारी सभ्यताएं आई, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता आई, बेबीलोनिया की सभ्यता आई, लेकिन जो ये वाली सभ्यता है, हड़प्पन सभ्यता, ये सबसे पुरानी सभ्यता है। ठीक है, डोंट मिस आउट। व्हाई आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस सिविलाइजेशन कॉल्ड हड़प्पन? जो यहाँ पर जो रहते थे लोग, उन्हें वो इस सिविलाइजेशन में उन्हें हड़प्पन्स क्यों कहा जाता था? दैट इज सिंपली बिकॉज द सिटी ऑफ हड़प्पा, क्योंकि यहाँ पर इसे हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता था। Today in Pakistan, Punjab was the first of this civilization to excavated way back in 1920-21 over a century ago. ठीक है, तो यहाँ पर इन्हें हड़प्पन क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये इस के जो हड़प्पा है, अ, हड़प्पा वाले पार्ट में रहते थे, और टुडे आज का क्या है, वो पाकिस्तान वाला इलाका। ठीक है, ये कहाँ है आज के? पाकिस्तान में। दिस डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड द फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। इसे हम इस डेवलपमेंट, जो ये विकास हुआ है, इसको इस क्या बोलते हैं? फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये हमें एक पिक्चर दे रखी है, मैप ऑफ सम ऑफ द मेन सेटलमेंट्स ऑफ द इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन। यानी किसके पास में? जो ये देखो, यहाँ से सरस्वती रिवर आ रही है, लेकिन आज के टाइम में ये लुप्त हो चुकी है। नोटिस द नेचुरल बाउंड्रीज फॉर्म्ड बाय द माउंटेन रेंज, इज ब्राउन कलर। ये देखो, नेचुरल बाउंड्रीज उससे बनी हुई है हमारी माउंटेन रेंजेस से। जैसे ये देखो, सुलेमान रेंज है, हिंद कुश, ये पहाड़ियां हैं यहाँ पे, सुलेमान की पहाड़ियां है ना। Let's explore some of the important cities of the civilization are marked in the map. कुछ important cities mark करनी है मैप में as a class activity, ये आप खुद करेंगे। Can you try to match these cities with the modern state or region in the table on the next page? ठीक है, ये देखो, हमें यहाँ पे दे रखी है, इनको हमें मैच करना है इसमें। ये आप खुद करेंगे इसको। मैंने आपको भी मैप के बारे में भी समझाया है, ये आपको एक तरह से होमवर्क में भी रहेगा। ये देखो, यहाँ पे हमें ये दे रखा है, यहाँ पे रिवर दिखा रखी है, इंडस रिवर, ये बालाकोट, खिरसारा, नागेश्वरा, लोथल। ये कहाँ पर है? लोथल गुजरात वाले एरिया में। तो यहाँ पे हमें सारे के सारे क्या दिखा रखे हैं, जो हड़प्पन सभ्यता के टाइम पे जितने भी क्या थे, जगह के नाम थे, बनावली, कालीबंगा, ये सब। ओके, नाउ द सरस्वती रिवर। अब हम किसके बारे में जानेंगे? सरस्वती रिवर के बारे में। The maps figure 6.3 on the page 89 shows the Indus or Sindhu and its 5 main tributaries। देखो, ये मैंने अभी आपको बताया था, इसकी 5 मेन ट्रिब्यूटरीज भी हैं इंडस रिवर की। एक बार देख लेते हैं दोबारा। ये रिवर इंडस है ना, सिंधु नदी बोलते हैं जिसे। अब इसकी 5 ट्रिब्यूटरीज क्या हैं, कौन कौन सी हैं? ये है, आ रही है हमारे यहाँ से चिनाब, झेलम, रावी, सतलुज, और ये व्यास। ये हमारी जो सिंधु नदी है, इंडस रिवर है, इसकी 5 क्या है? ये ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियां। इंपॉर्टेंट सिटीज ग्रू अलोंग दोज रिवर्स सच एज मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा। कुछ सिटीज भी यहाँ पर ग्रो किया है, जिन्होंने ग्रू किया है इस रिवर के आसपास में। वो उसमें सबसे मेन क्या है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। बट देयर आर ऑल्सो मैनी साइट्स अलोंग द सरस्वती रिवर। लेकिन कई सारी अलग साइट्स भी हैं जो कि किसके? सरस्वती रिवर के पास में है, विच टुडे गोज बाय द नेम ऑफ घग्गर, जो किस नाम से जानी जाती है आज? घग्गर इंडिया में, और हाकरा इन पाकिस्तान। यानी कि पंजाब, पाकिस्तान में तो हम उसे हाकरा के नाम से जानते हैं, और इंडिया में हम उसे घग्गर के नाम से। हैंस द नेम घग्गर हाकरा रिवर, और इसको हम क्या बोलते हैं? इस रिवर को घग्गर हाकरा रिवर। लेकिन याद रखना, ये जो रिवर है, ये बरसाती, यानी कि ये कभी कभी होती है, पर ये 12 मास वाली नदी नहीं है। दिस रिवर इज नाउ सीजनल रिवर है, बिकॉज इट फ्लोज ओनली ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जो नदी है वो कब प्रवाहित होती है? बारिश के मौसम
मौसम में, रेनी सीजन में। द सरस्वती रिवर इज फर्स्ट मेंशन इन द ऋग्वेद। जो सरस्वती रिवर है उसके बारे में सबसे पहली बार हमें कब बताया गया था? ऋग्वेद में। एन एंशियंट कलेक्शन ऑफ प्रेयर्स विच वी विल रीड अबाउट इन चैप्टर 7। और कुछ कलेक्शन है एंशियंट यानी प्राचीन प्रेयर्स का भी कलेक्शन उसमें दे रखा था, जिसके बारे में हम कब पढ़ेंगे? चैप्टर 7 में। इन द दिस टेक्स्ट सरस्वती इज वर्शिप बोथ एज अ गॉडेस एंड एज अ रिवर फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन टू द सी। यानी कि जो रिवर है वो कैसे फ्लो करती है? माउंटेन से सी की तरफ। लेटर टेक्स्ट डिस्क्राइब द रिवर एज ड्राइंग अप एंड इवेनुअल इवन ऑल डिसअपियरिंग। ठीक है बच्चों, तो सरस्वती नदी थी हमारी जो कि अब लुप्त हो चुकी है, लेकिन पहले वो उसके वो बहती थी और उसके किनारे कुछ बसे हुए थे शहर भी। ऐसे ही घग्गर हाकरा, जो घग्गर है वो इंडिया का पार्ट है, हाकरा किसका? पाकिस्तान का पार्ट है। दोनों का एक नाम रख दिया हमने, घग्गर और हाकरा। ये सीजनल रिवर है हमारी, जो कि कब? बरसात के मौसम में ही फ्लो करती है। अब हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग। ठीक है। हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो नाउ इन पाकिस्तान। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आज कहाँ है? कहाँ के पार्ट है? पाकिस्तान के। वेयर द फर्स्ट टू सिटीज ऑफ दिस सिविलाइजेशन टू बी डिस्कवर्ड। ये दो सिटी ऐसी हैं जो इस सिविलाइजेशन में, इस सभ्यता में सबसे पहले डिस्कवर्ड की गई थी। देयर आइडेंटिफिकेशन गोज बैक टू 1924, इस अ सेंचुरी अगो, यानी कि एक सेंचुरी अगो पहले 1924 में इसके बारे में जाना गया था। सेवरल साइट्स follow in the Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization। उसके बाद कुछ और सिटीज के साइट्स के बारे में और जगहों के बारे में जाना गया, जिससे कि इसे क्या नाम दिया गया? इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है। लेटर ऑन अदर मेजर सिटीज सच एज धोलावीरा, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। मतलब कुछ और सिटीज को भी देखा गया। गनवेरी वाला कहाँ है? चोलिस्तान में, चोलिस्तान डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान। एंड 100 ऑफ स्मॉलर साइट्स, यानी कि 100 अलग अलग तरीके की छोटी मोटी साइट्स वहां पर, सच एज लोथल इन गुजरात। और जो लोथल है वो कहाँ है? गुजरात में। वेयर डिस्कवर्ड सम ऑफ दैम एक्सकेवेटेड, सच डिस्कवरीज कंटिन्यू इवन टुडे। ये जो डिस्कवरीज हैं जो हम अभी भी, ये अभी भी जारी हैं। क्या? इनके बारे में जानने के लिए कि कहीं और साइट कोई ऐसी ना मिल जाए, कोई और जगह ऐसी ना मिल जाए। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द सरस्वती बेसिन इंक्लूड नॉट ओनली 2 मेजर सिटीज। जो सरस्वती बेसिन है वो केवल दो सिटीज में नहीं था, राखी गढ़ी एंड गनवेरी वाला, बट ऑल्सो सेवरल स्मॉल वंस, फरमाना इन हरियाणा, कालीबंगा इन राजस्थान, एंड अ फ्यू टाउन्स भिराना और बनावली बोथ इन हरियाणा। जो भिराना और बनावली ये भी कहाँ है? हरियाणा में। इंडेड द मैप फिगर 6.3 ऑन पेज 89 मेक क्लियर द हाई डेंसिटी ऑफ सिटीज इन दैट रीजन। यानी कि जो ये फिगर है ये हमें क्लियर करता है कि इस रीजन में बहुत सारे शहर बसे हुए थे। ये देखो, ये सरस्वती वाला वो है, चनूदड़ो है ना, धोलावीरा, खिरसारा, नागेश्वर, ये अलग अलग हमें दे रखे हैं इसमें। द लार्जर, यहाँ पे हमें देखो द लार्जर हड़प्पन सिटीज वर बिल्ट अकॉर्डिंग टू प्रिसाइज प्लान्स। जो बड़ी हड़प्पन सिटीज थी वो किसके, कैसे? एक प्लान के द्वारा बनाई गई थी एक तरह से। दे हैड वाइड स्ट्रीट, वहां पर कैसे चौड़े रोड हुआ करते थे। विच वर ऑफन ओरिएंटेड टू, जो कि हम किस में देखेंगे? फिगर 6.4 एंड 6.5 ऑन पेज 92। ये देखो, ये देखो चौड़े रोड है ना यहाँ पे एकदम सीध में, ये देखो, है ना, which were often oriented to the cardinal directions. Most cities seem to have been surrounded by fortification and had two distinct parts: the upper town, which the local elite probably lived, and the lower town where commonly people lived. देखो, यहाँ पर फोर्टिफिकेशन का मतलब देख लेते हैं हम। मैसिव वॉल सराउंडिंग अ सेटलमेंट और सिटी जनरली फॉर प्रोटेक्टिव पर्पसेस। देखो यहाँ पर क्या करे जाती थी? फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है हमारा? किलेबंदी। ठीक है।
यानी कि कोई दूसरे देश का या कोई और प्राणी आके हमारे जो ये है जगह है इस पर क्या ना कर दे, आक्रमण ना कर दे, इसलिए क्या की जाती थी यहाँ पर, किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, तो किलेबंदी की जाती थी, और जिससे कि किसके लिए, सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्टिव पर्पसेस मतलब सुरक्षा के लिए यहाँ पर किलेबंदी की जाती थी। ठीक है, इलाइट का मतलब हियर द वर्ड्स रेफर टू द हायर लेयर ऑफ द सोसाइटी। इलाइट वर्ड हम करते हैं कोई हायर सोसाइटी के लोग होते हैं ना, जैसे रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या प्रेस्ट, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, प्रशासन के लोग, या फिर पुजारी हो गए। प्रेस्ट मतलब पुजारी, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, इलाइट। ठीक है, फोर्टिफिकेशन किलेबंदी के लिए यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या होते थे, दो टाउन थे, एक अपर टाउन और एक लोअर टाउन। अपर टाउन में कैसे लोग रहते थे, जो उच्च प्रजाति के लोग रहते थे, है ना, जैसे पुजारी हो गए, शासन प्रशासन जो रूल कर रहे हैं उस टाइम पे वो लोग। और लोअर टाउन में मिडिल क्लास फैमिलीज हो गई। जैसे some large buildings seem to have been used for collective purposes, for instance warehouse where good to be are transported were stored। देखो, बट वहां पर बड़ी बिल्डिंग भी थी, और जिसमें क्या किया, जहाँ पर क्या किया जाता था, जो गुड्स या वेयर, वहां पर वेयर हाउस भी बनाए जाते थे बड़े बड़े, जहाँ पर क्या किया जाता था, जैसे सामान है, आज भी तो हम ये चीज करते हैं। मान लीजिए हमारी किसी चीज की शॉप है, हम क्या करेंगे, अपना स्टॉक कंप्लीट करके रखेंगे ना, उसका स्टॉक एक्स्ट्रा में रखेंगे गोदाम में, या फिर कहीं और घर पे कैसे भी उसका स्टॉक करके रखेंगे कि कहीं हमें एकदम जरूरत ना पड़ जाए, है ना। तो ऐसे ही वहाँ तब के लोग भी क्या करते थे, जो वहां पर चीजें होती थी उनका स्टॉक करके रखते थे, तो उसके लिए क्या वेयर हाउस बने हुए थे। ठीक है, इन individual houses of various sizes line the streets and smaller lanes। यानी कि वहां पर कैसे एक लाइन में एक ही उसमें साइज में नहीं कह सकते हम, एक साइज में, अलग अलग भी साइज में क्या थे उस वहाँ पे घर बने हुए थे। इंटरेस्टिंगली द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज द सेम फॉर स्मॉल एंड बिग हाउसेज। इंटरेस्टिंग बात क्या थी इसमें कि जो क्वालिटी होती थी, जैसे ईंट पत्थर जो भी लगा होना था, वो सब क्वालिटी एक ही होती थी, चाहे वो छोटा घर है चाहे वो बड़ा घर है। ऑल दोज बिल्डिंग्स वर जनरली मेड ऑफ ब्रिक्स। ज्यादातर जो घर थे या बिल्डिंग थी वो किसके बने हुए थे, ईंटों से। द पर्पस ऑफ सम ऑफ द स्ट्रक्चर्स रिमेन अ मैटर ऑफ डिबेट। दिस इज द केस ऑफ द फेमस ग्रेट बाथ इन द मोहनजोदड़ो। Figure 6.6 on page 93, a small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meter and had waterproofing materials such as natural bitumen, a form of tar, applied on top of carefully laid out bricks. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in the one corner of the tank to empty it from time to time and refill it विथ फ्रेश वाटर। देखो, यहाँ पे मोहनजोदड़ो में क्या था, एक बड़ा स्नानागार, यानी ग्रेट बाथ मतलब स्नानागार। ठीक है, जहां पर स्नानागार था, ये रहा देखो, ये क्या है, हमारा बड़ा स्नानागार है, जो कि किससे, ये भी ईंटों से बना हुआ था। और जो यहाँ पर पानी आता था, इसके आसपास देखो छोटे छोटे कमरे घर बने हुए हैं, कमरे रूम टाइप, है ना, ये बने होते थे। और जो इसमें पानी होता था ना, वो एकदम फ्रेश होता था, इसे टाइम टू टाइम चेंज भी किया जाता था। और ये इसका जो कनेक्शन था वो टैंक में किया, टैंक से किया जाता था। ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा था, और इसको निकाल के मतलब बार बार क्या, जब भी जरूरत पड़ती थी तो इसको प्यूरिफाई करके इस पानी को चेंज कर दिया जाता था। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई लंबाई चौड़ाई थी वो 12 into 7 मीटर में इसका मेजरमेंट हुआ था, इतना इसका मेजरमेंट था। वाटर प्रूफिंग मटेरियल डाला जाता था, जैसे बिटुमिन हो गया या फिर तार। और इसको क्या किससे, ये देखो ये भी ईंटों से ही बना हुआ है। ठीक है, वट वॉज द पर्पस ऑफ सच ए स्ट्रक्चर। इस तरीके का ये बनाना, इसका क्या पर्पस होगा। देखो, यहाँ से भी उतरने के लिए सीढ़ियां हैं, इधर से भी होती थी, इधर से भी और इधर से भी, चारों तरफ से इसमें सीढ़ियां उतरने के लिए होती थी। आर्कियोलॉजिस्ट हैव पर्पस सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशंस। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्व आर्कियोलॉजिस्ट कौन होते हैं वैसे, पुरातत्वविद। ठीक है, इनका इन्होंने सोचा
अब पब्लिक बात फॉर पीपल, या तो ये पब्लिक बात है लोगों के नहाने के लिए, अब बात फॉर द रॉयल फैमिली ओनली, या फिर किसी रॉयल फैमिली के लिए ही है सिर्फ कि भाई जो शाही परिवार होते हैं वही आके यहाँ पर स्नान करें। और अ टैंक यूज फॉर रिलीजियस रिचुअल, या फिर वो किसी रिलीजियस यानी कि कोई धार्मिक पर्व जैसे छठ पूजा होती है ना, वहां पर आकर लोग करते हैं ना इस तरीके के ही बनाते हैं तालाब से, उसमें पानी में खड़े होकर तब पूजा करते हैं, तो किसी रिलीजियन रिचुअल का लिए ये the first interpretation is now ruled out because it turn out that is city most houses has individual bathrooms। लेकिन हम ये भी एग्जैक्ट नहीं मान सकते कि यही चीजें होंगी, क्योंकि अब कुछ सिटीज में कुछ घरों में भी ज्यादातर है ना इस तरीके के बाथरूम्स भी देखने को मिले हैं। Let's explore, have a debate in class about the two interpretations. Can you think of any others? Remember that in the case, ये आप खुद से करोगे बच्चों, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे वाटर मैनेजमेंट, यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट कैसा था, ठीक है। The Harappans gave much importance to water management and cleanliness। जो हड़प्पन्स थे, जो हड़प्पा के लोग थे, वो एक तो साफ सफाई में और वाटर मैनेजमेंट में बहुत अच्छा ध्यान रखते थे, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी था। दे ऑफन हैड सेपरेट एरिया फॉर बाथिंग इन देयर होम्स। इनके जो घर थे उनमें बाथिंग के लिए अलग से एरिया, सेपरेट एरिया हुआ करता था। दीज वर कनेक्टेड टू अ लार्जर नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स। और ये जो भी थे किससे जुड़े हुए होते थे, जो जहाँ पर कि जैसे आज के टाइम में हमारे सीवर ये सब होते हैं, ऐसे ही उस टाइम पे भी इन्होंने इस नेटवर्क ऑफ ड्रेन्स का वो कर रखा था, कनेक्टेड होते थे सारे घरों के जितने भी जहाँ पर भी नहाते धोते थे उस चीज का। विच जनरली रन below the streets and took the waste water way away। और जो उस टाइम की नालियां होती थी ना, वो कहाँ होती थी, सड़कों के नीचे, जहां से ये वेस्ट वाटर जाता था। इन मोहनजोदड़ो पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड ऑफ वेल्स मेड ऑफ ब्रिक्स, बट इट्स इन अदर रीजन। मोहनजोदड़ो में क्या था, पीपल ड्रू वाटर फ्रॉम हंड्रेड ऑफ वेल्स, यानी कि इन्होंने कुएं बना रखे थे 100 से भी ज्यादा, जो कि किसके थे, ईंटों के। बट इन अदर रीजन्स इट मे हैव बीन फ्रॉम पॉन्ड्स नियर बाय स्ट्रीम्स और ह्यूमन मेड रिजर्वायर्स। रिजर्वायर क्या होता है, लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, जहाँ पर कि वाटर को, पानी को स्टोर किया जाता है नेचुरल चीज, जैसे कि पॉन्ड हो गया, नियर बाय कोई स्ट्रीम, इस तरीके की। इन द केस ऑफ धोलावीरा, धोलावीरा के केस में क्या था, इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, ये क्या है, कच्छ रन का इन द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात, जो कि कहाँ पे है, कच्छ गुजरात के अंदर। द लार्जेस्ट रिजर्वायर मेजर्ड 73 मीटर इन लेंथ, यहाँ पर बहुत बड़ा क्या था, पानी स्टोर करने के लिए एक आर्टिफिशियल प्लेस था, जो कि कितने मीटर, जिसकी लंबाई थी 73 मीटर। लेट्स एक्सप्लोर एज अ क्लास एक्टिविटी, ये भी आप खुद से करेंगे। मेजर द लेंथ ऑफ योर क्लासरूम, अपने क्लासरूम की लेंथ लेनी है। आ स्कूल कॉरिडोर और प्लेग्राउंड, मतलब वहाँ की लेंथ को मेजर करना है। कंपेयर दीज लेंथ विद द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट रिजर्वायर इन धोलावीरा, ठीक है। और फिर उसको धोलावीरा का जो ये 73 मीटर है जिसकी लेंथ, इससे कंपेयर करके देखना है, ठीक है। At Dholavira, at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock। जो धोलावीरा है वहां पर हमें ऐसे क्या, कितने रिजर्वायर्स मिले हैं, 6 मिले हैं, जो कि किससे बने हुए थे, स्टोन्स और कट इन द रॉक, जो कि पत्थरों को काट के बनाए गए थे। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स फॉर efficient वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर देखो, हमें इसके बारे में एक पिक्चर दे रखी है। large reservoir bucket into the rock at Dholavira measuring 33 मीटर इन लेंथ। ये देखो यहाँ इसकी लेंथ कितनी है, 33 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या थे, 6 हमें धोलावीरा में दे रखे थे रिजर्वोयर्स, जो कि किससे, स्टोन और पत्थर को काट के बनाए थे। मोस्ट ऑफ देम वर कनेक्टेड थ्रू अंडरग्राउंड ड्रेन्स, और ये किससे जुड़े हुए थे, जो अंडरग्राउंड ड्रेन्स होते हैं, है ना, जो अंडरग्राउंड, यानी कि हमने देखा था सड़कों के नीचे नालियां बनाई गई थी फॉर एफिशिएंट वाटर हार्वेस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। थिंक अबाउट इट, imagine that the large number of workers required to build such a network of reservoirs। हम इसके बारे में सोच सकते हैं कि इतने बड़े बड़े रिजर्वोयर बनाने के लिए हमें
बहुत सारे वर्कर्स की ज़रूरत पड़ी होगी। वाई डू यू थिंक ऑर्गेनाइज देयर वर्क एंड गेव देम प्रिसाइज इंस्ट्रक्शंस, कौन उन्हें किस तरीके से ऑर्गेनाइज किया होगा उन्होंने, कौन उन्हें इंस्ट्रक्शंस देता होगा। हाउ डू यू थिंक दे वर पेड फॉर देयर लेबर, कैसे वो अपने लेबर को पे करते होंगे, क्योंकि उस टाइम पे तो पैसे थे ही नहीं। हिंट, देयर वॉज नो मनी एट द टाइम इन द वे वी हैव टूडे, जैसे आज हमें पैसे दे के अपना काम निकाल लेते हैं, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था। सिंस द रिजर्वोयर्स नीडेड टू बी क्लीन फ्रॉम टाइम टू टाइम, और कौन जो रिजर्वोयर्स होते थे उनको, रिजर्वोयर मतलब जहाँ पर पानी स्टोर किया जाता था, वाटर स्टोर प्लेस जो ये बनाते थे, है ना। तो उनको टाइम टू टाइम कौन क्लीन करते थे, कौन इसके बारे में सोचता था। वॉज देयर सम लोकल अथॉरिटी टू मैनेज देयर मेंटेनेंस, what clues do we get from all this about the city, this city's ruler and municipal administration। और उस टाइम पे क्या इस तरीके से कुछ था कि जिस सिटी में रूल करता है वो बोलता है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट एडमिनिस्ट्रेशन बोलता है, और उस टाइम पे पैसे नहीं थे तो कैसे लेन देन किया जाता था, या फिर सिक्के दिए जाते थे। यूज योर इमेजिनेशन एंड डिस्कस विद योर टीचर, आर्कियोलॉजिस्ट है ऑल्सो डिस्कस दीज क्वेश्चन एंड द आंसर आर नॉट ऑलवेज फाइनल, यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी ये क्वेश्चंस किए हैं, लेकिन अभी उन्हें कोई सेटिस्फाई आंसर नहीं मिला। नाउ व्हाट डिड द हड़प्पन्स ईट, जो हड़प्पा के लोग होते थे वो क्या खाते थे। The Harappans created many of their settlement along the bank of larger or small rivers। जो हड़प्पन थे ये अपने मतलब जो रिहायश जहाँ पर ये रहते थे वो कहाँ पर सेटलमेंट करते थे, छोटे या बड़ी नदियों के किनारों पर इन्होंने अपना बसावट शुरू करी थी। दिस इज अ लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर। ये एक दिस इज अ लॉजिकल चॉइस नॉट जस्ट फॉर इजी एक्सेस टू वाटर, इन ये एक लॉजिकल चॉइस थी क्योंकि इतना सारा पानी यहाँ पर, बट ऑल्सो फॉर एग्रीकल्चर सिंस रिवर्स इनरिच द सॉइल अराउंड देम। देखो क्योंकि यहाँ पर रहना उनके लिए ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि एग्रीकल्चर जो किसान खेती करता है वो उनके लिए यहाँ पर करना बहुत ईजी था, क्योंकि यहाँ पर हमें फर्टाइल सॉइल भी मिलती है। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स have shown that the Harappan grew cereals like barley, wheat, some millets, and sometimes rice in addition to the pulses and a variety of vegetables। जो हड़प्पन्स होते हैं यहाँ पर क्या बार्ले, व्हीट्स, मिलेट्स ये सब यहाँ पर उगाते हैं, एंड अ वेराइटी ऑफ वेजिटेबल्स, और अलग अलग तरीके की सब्जियां भी उगाते हैं। दे वर ऑल्सो द फर्स्ट इन यूरेशिया टू ग्रो कॉटन। सबसे पहले यूरेशिया में क्या उगाया गया, कॉटन, विच दे यूज टू वेव इनटू क्लोथ्स, जिससे कि क्या क्लोथ्स बनाए जाते हैं। दे मेड फार्मिंग टूल्स इंक्लूडिंग द प्लफ, सम ऑफ विच कंटिन्यू टू यूज बी मॉडर्न डे फार्मर। ठीक है, पल्सेस का वही कैटेगरी ऑफ क्रॉप दैट इंक्लूड बीन्स, पीज एंड लिंटिल्स, दाल वगैरह उगाई जाती है। स्मॉल क्ले मॉडल ऑफ फ्लफ, ये देखो ये ये किसकी, फ्लफ की क्या है, पिक्चर दे रखी है। इसका मतलब क्या होता है, हमारा हल, पहले लकड़ियों के हल बनाए जाते थे ना, उसकी पिक्चर दे रखी। This intense agriculture activity was managed by hundred of small rural sites और village। ये जो agriculture activity है यानी कि खेती, ये बहुत सारी जगहों पर की जाती थी। hundred of small rural sites और villages। Then as now the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis। देन इज नाउ द सिटीज कुड सर्वाइव, जो सिटीज हैं वो किस लिए सर्वाइव कर पा रही हैं, ओनली इफ इनफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, क्योंकि जो खेती की जा रही है, क्योंकि वहीं से हमें क्या अनाज, गेहूं, चावल ये सब मिलता है फ्रॉम रूरल एरियाज। रिच, जो कहाँ से, रूरल एरिया से मिलेगा, रिच दैम ऑन अ डेली बेसिस। द हड़प्पन्स ऑल्सो डोमेस्टिकेटेड अ number of animals for meat consumption and fish both in river and in the sea। जो हड़प्पन्स थे वो क्या पशुपालन भी जानते थे करना, एनिमल्स का मीट कंज्यूम करना, और फिश बोथ इन रिवर, जो फिश है वो रिवर में या फिर समुद्र से वो निकालते थे। दिस इज नोन फ्रॉम द लार्ज नंबर ऑफ एनिमल एंड फिश बोन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशंस। इसके आसपास बहुत सारी मात्रा में क्या एनिमल और फिशेस की क्या बोन्स, हड्डियां पाई गई हैं।
What did Harappan cooking pots contain? Scientific examination of the clay pots have provided some answers, both expected ones, dairy product, and surprising ones, such as remain of turmeric, ginger, and banana. Clearly, their diet was quite diverse. देखो यहाँ पर क्या कुछ पॉट्स भी मिले हैं हमें, मिट्टी के बनाए जाते थे जो क्ले पॉट्स हो गए। ये क्या बताते हैं? बोथ एक्सपेक्टेड वन डेयरी प्रोडक्ट एंड सरप्राइजिंग वंस। वहाँ पर उस टाइम पे क्या थे? डेयरी प्रोडक्ट भी बहुत, क्योंकि एनिमल्स को पालते थे तो डेयरी प्रोडक्ट भी हमें मिल जाएंगे। सरप्राइजिंग वन सच एज रिमेन ऑफ टर्मेरिक, और टर्मेरिक हल्दी, जिंजर एंड बनाना, हल्दी, लहसुन और केला भी यहाँ पर मिले हैं। इसके रिमेन्स भी हमें कुछ यहाँ पर मिले हैं। क्लियरली देयर डाइट वॉज क्वाइट डाइवर्स। लेट्स एक्सप्लोर। इमेजिन यू कुक अ मील इन द हड़प्पन हाउस। आप इमेजिन करो कि आप हड़प्पन हाउस में कोई आपको कुछ बनाना है। व्हाट डिश और डिशेज व्हाट यू प्रिपेयर बेस्ड ऑन द डेटा गिवन अबव। इस जो ये पीछे आपको डेटा दिया गया है, इसके बेस पे आप क्या बनाना पसंद करेंगे। ठीक है। नाउ अ ब्रिस्क ट्रेड। द हड़प्पन वर engaged in active trade not only within their own civilization, other cities nearby or far away, but with other civilization and cultures within and outside India। देखो, जो हड़प्पन थे ये केवल ऐसा नहीं था कि इन्होंने कोई भी व्यापार करा और वो अपने तक ही सीमित रहा एक ही जगह पे। नहीं, इन्होंने दूसरी कंट्रीज में, दूसरी सिटीज में क्या करना, सामान भेजना या सामान बेचना, खरीदना भी शुरू किया। दूसरी जो सभ्यता है, दूसरे कल्चर्स हैं, उनको भी। दे एक्सपोर्टेड ऑर्नामेंट्स मतलब ज्वेलरी, टिम्बर, सम ऑब्जेक्ट ऑफ डेली यूज, प्रोबेबली ऑल्सो गोल्ड एंड कॉटन एंड पॉसिबली सम फूड आइटम्स। द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, a reddish semi-precious stone found mostly in गुजरात। एक इन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें ज़्यादातर ऑर्नामेंट्स हो गए, टिम्बर, ये सब एक जगह से दूसरी जगह बेचना, आयात निर्यात करना, ये सब शुरू किया। लेकिन एक गुजरात का एक फेमस स्टोन है, ये बहुत प्रीशियस स्टोन है, रेडिश सेमी प्रीशियस स्टोन। Harappan craftspeople developed special technique to drill them so a string could pass through them and to decorate them in various ways। इनसे इन्होंने बहुत अलग अलग चीज़ें बनानी शुरू करी थी, बहुत अच्छी टेक्निक से। दे ऑल्सो वर्कड कॉन्च शेल्स इनटू शेल बैंगल्स। कौन शेल क्या होता है हमारा? शंख। उससे क्या बनाना शुरू किया इन्होंने? शेल बैंगल्स विच रिक्वायर्स शॉप सॉफ्टिकेटेड टेक्निक एज शेल इन अ हार्ड मटेरियल। और जो ये होता था हमारा, जिससे शेल बैंगल्स बनाते थे, ये बहुत हार्ड मटेरियल होता था, शंकुनुमा होता था ये। वट द हड़प्पन्स imported in exchange of exported goods is not so clear। It probably include copper since this metal was not so common back home। और द हड़प्पन, जो हड़प्पन है इम्पोर्टेंट, ये क्या करते थे, जो बहुत ही रेयर कोई भी हम चीज़ होती थी जो हमारे यहाँ पर नहीं मिलती थी, उसको क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे, और जो खुद के यहाँ होती थी उससे एक्सपोर्ट करते थे। इट प्रोबेबली इंक्लूड कॉपर। इसमें क्या था, कॉपर भी एक जैसी चीज़ थी जिसे क्या ये खरीदते थे और फिर उसमें टिन में लाके उसका क्या बना लेते थे, कांसा बना लेते थे। ठीक है। डोंट मिस आउट द हड़प्पन मास्टर्ड द आर्ट ऑफ वर्किंग कॉपर, अ सॉफ्ट मेटल। जो कॉपर होता था वो बहुत सॉफ्ट मेटल होता था। इट टिन इज एडेड टू कॉपर। अगर हम टिन में कॉपर मिला देंगे, द रिजल्टिंग मेटल इज ब्रोंज, और वो क्या बन जाएगा, ब्रोंज। ब्रोंज मतलब कांसा, विच इज हार्डर देन कॉपर। ये कॉपर से थोड़ा हार्ड होता है। द हड़प्पन यूज ब्रोंज टू मेक टूल्स, पॉट्स एंड पैंस एज वेल एज वी विल सी लेटर सम फिगरिंग्स। ठीक है। ये देखो, ये हमें दे रखी है एक, ये एक कंघी दे रखी है हमें, कॉम, हड़प्पन आइवरी कॉम फाउंड ऑन द कोस्ट ऑफ ओमान। ये कहाँ से मिली है हमें? ओमान से। ये हमें कुछ पिक्चर्स देख, हड़प्पन बीड्स ऑफ कार्नेलियन बीड्स एग्जीक्यूटेड एट सूसा प्रेजेंट इन ईरान। ये अभी फिलहाल कहाँ पर है? ये ईरान में। टू कंडक्ट सच अ ट्रेड दे यूज लैंड रूट्स एंड रिवर्स।
कोई भी ट्रेड करने के लिए किसका यूज करते थे, लैंड रूट का या फिर रिवर्स का, क्योंकि उस टाइम पे बस एरोप्लेन ये सब तो कुछ थे नहीं, तो क्या करते थे, पैदल ही चल देते थे या फिर रिवर्स से समुद्रों में नाव में बैठ के। एंड द सी फॉर मोर distant destinations, this is the first incentive intensive maritime activity in India. Indeed, quite a few Harappan settlements are located in coastal regions of Gujarat. ज़्यादातर जो हड़प्पन सेटलमेंट्स है, हड़प्पन बसावट है, वो कहाँ पर है, हमारी कोस्टल रीजन्स में, गुजरात के पास में एंड सिंध के पास में। लोथल, अ स्मॉल सेटलमेंट इन गुजरात, जो लोथल है वो कहाँ है, एक गुजरात में बसा हुआ हमारा शहर, has a surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 36 meter in width। जो यहाँ पर एक सरप्राइजिंगली हमें क्या बेसिन मिला है, जिसकी क्या, जिसको हमने मेजर किया तो उसकी लेंथ कितनी निकली, 217 मीटर, और उसकी विड्थ कितनी निकली, 36 meters। The length is just a little more than that of two football grounds। ये लेंथ इसके बराबर थी, मानो जैसे दो फुटबॉल ग्राउंड मिले हुए हों। दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड, दैट इज अ स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। ये एक इस तरीके का स्ट्रक्चर था कि जहाँ पर क्या बोट्स को ट्रांसपोर्ट का काम किया जाता था, और बोट्स को यूज टू रिसीव एंड सेंड, यहाँ से रिसीव की जाती थी बोट और भेजी जाती थी। सच इलेबोरेट ट्रेड requires traders to be able to identify their goods and also each other. This seems to be have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. These seals were generally made of steatite, a soft stone that would be hunted through heating. They measure only a few centimeters and generally depict animal figure with above them a few signs that are part of writing system। देखो यहाँ पर हमें ये देखो यहाँ पर ये दे रखा है, ये क्या है, द ह्यूज डॉकयार्ड एट लोथल। ठीक है, तो यहाँ पर जो ट्रेड की अलग अलग के टेक्निक अपनाई गई, ट्रेड रिक्वायर्स ट्रेडर्स, जो ट्रेड के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, व्यापारियों की, टू बी एबल टू आइडेंटिफाई देयर गुड, जो कि क्या कर सके, जो गुड्स है जो सामान है उसको आइडेंटिफाई कर सके। एंड ऑल्सो सच अदर, दिस सीम्स टू हैव बीन द चीफ पर्पस ऑफ थाउजेंड ऑफ स्मॉल सील्स, जो थाउजेंड ऑफ स्मॉल सील्स, बहुत सारी मात्रा में, हजारों की मात्रा में थे यहाँ पे, विच हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम मैनी सेटलमेंट, अलग अलग सेटलमेंट में थे, यानी कि अलग अलग जहाँ पर बसे हुए थे शहर। दीज सील्स वॉज जनरली मेड ऑफ स्टील टाइट, अ सॉफ्ट स्टोन दैट वुड बी हार्डेंड थ्रू हीटिंग। और जो सॉफ्ट स्टोन होता था कोई, उसे क्या हार्ड कर देते थे, जैसे हमने देखा कॉपर में टिन मिला के उसे कांसा बना दिया, हार्ड हो गया था वो। दे मेजर ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर एंड जनरली डेपिसिट एनिमल फिगर विद अबव दैम, और वहाँ पर उन पर क्या कोई एनिमल के यानी तरीके के कुछ साइन दे देते थे उन पे, जिससे कि हमें पता चल जाता था। इस तरीके से ट्रेड किया जाता था, जैसे किसी नाम का, हमें तो उस टाइम पे इतना वो नहीं था, तो क्या करते थे ये, उस चीज़ पर किसी भी जानवर के इसकी पिक्चर लगाते देते। अ फ्यू साइन दैट आर पार्ट ऑफ राइटिंग सिस्टम, ये एक तरह से हमारे लिखने की कला को या राइटिंग सिस्टम को का पार्ट होता था। बट दैट सिस्टम द सिंबलिक मीनिंग, ये एक सिंबल होता था, जैसे हमने किसी पर शेर की फोटो लगा दी या फिर किसी बाघ की लगा दी या गाय की लगा दी, ये एक सिंबल होता था ट्रेड के लिए। ऑफ द एनिमल फिगर आर येट टू बी अंडरस्टूड, व्हाट इज सर्टेन इज दैट दे सम हाउ रिलेट टू ट्रेड एक्टिविटीज, जिससे क्या होती थी, ट्रेड एक्टिविटीज। ठीक है, यहाँ पर देखो मैं लेफ्ट टू राइट, हड़प्पन सील शोइंग अ यूनिकॉर्न, हड़प्पन सील ऑफ शोइंग अ बुल, हड़प्पन सील शोइंग अ हॉर्न टाइगर। ठीक है, ये हमें इसमें लेफ्ट टू राइट दे रखा है, ये क्या है हमारा, यूनिकॉर्न दे रखा है हमें यहाँ पे, ये बुल दे रखा है, और ये हॉर्न टाइगर, यानी कि सींगों वाला टाइगर, हॉर्न टाइगर, बुल, और ये यूनी कौन। ठीक है बच्चों, लेट्स एक्सप्लोर लुकिंग एट दीज थ्री हड़प्पन सील्स विद द सम राइटिंग साइंस, व्हाट गोज थ्रू योर माइंड, व्हाट यू लाइक टू सजेस्ट, एनी इंटरप्रिटेशन, लेट योर इमेजिनेशन रन। ये भी आप खुद से करोगे।
The lives of the ancient. Archaeologists have unearthed many objects made and used by हड़प्पन। देखो ये कुछ हमें पिक्चर्स दे रखे हैं, ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं जो कि क्या हड़प्पा टाइम पे यूज की जाती थी। ये अ ब्रॉन्ज मिरर, ये मिरर है एक, ये जो किसमें ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज यानी कांसे का। अ टेराकोटा पॉट, ये देखो एक टेराकोटा पॉट दे रखा है हमें। अ फ्यू स्टोन वेट्स, ये देखो हमें स्टोन्स दे रखे हैं। अ ब्रॉन्ज चाइजर बोथ फ्रॉम धोलावीरा, ये हमें कहाँ से मिली है, धोलावीरा से। ठीक है, ये देखो ये क्या शो कर रहा है हमें, कोई गेम याद आया इसे देख के। हाँ, समझ तो गए होंगे सभी, है ना। तो अ गेम बोर्ड एग्रेवेटेड ऑन अ स्टोन अबाउट 25 सेंटीमीटर इन लेंथ, इसकी जो लेंथ है वो कितनी, 25 सेंटीमीटर। ये कहाँ से मिला है हमें, धोलावीरा से। अ टेराकोटा विजिल अबाउट 4 सेंटीमीटर, ये क्या है हमारी विसिल, ये एक सीटी की तरह है जो किसी, इसकी लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। फ्रॉम करणपुरा इन राजस्थान, यहाँ से मिला है ये। हड़प्पन डिजाइन मैनी गेम्स, ये कुछ कुछ ऐसा लग रहा है जैसे या तो क्या हो, लूडो, जैसे लूडो में भी ऐसे बॉक्सेस होते हैं ना, या फिर चेस में। हड़प्पन डिजाइन मैनी गेम्स एंड टॉयज टू कीप बोथ एडल्ट एंड चिल्ड्रन अम्यूज्ड। ये देखो हमें 3 पिक्चर दे रखे हैं। अ स्टैचू ऑफ अ फिगर ऑफन कोल्ड प्रिस्ट किंग, ये एक प्रिस्ट किंग की यानी कि एक पुजारी माना गया है जिसने क्या, ये फूलों वाली ये शॉल ओढ़ी हुई है ये, तो इसको एक पुजारी की तरह देखा गया है। ऑल्दो इट इज नॉट नोन हु इज दिस फिगर वॉज अ सील शोइंग अ स्वास्तिक, इसमें देखो स्वास्तिक, हमारे ये स्वास्तिक की फोटो देखो दे रखी है ये इस तरीके से, वैसे तो ये इसमें उल्टा बना हुआ है, ऐसे बनेगा, है ना। लेकिन इसमें हमें ये, हमें कुछ कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है, स्वास्तिक बनता है जैसे हमारे यहाँ। ही सील अ सील डिपिक्टिंग अ थ्री फेस्ड डाइटी seated on a raised platform surrounded by powerful animals। ये देखो यहाँ पे ये वाली पिक्चर में इस तरीके से दे रखा है। ये एक नृतिका की फोटो दे रखी है हमें, डांसिंग गर्ल नृतिका। फ्रॉम मोहनजोदड़ो अ टेराकोटा फिगर एंड सीटेड इन नमस्ते, ये देखो इसमें नमस्ते कर रहे हैं। अ डिजाइन ऑन अ पॉट विच सीम्स टू टेल द स्टोरी ऑफ द थर्स्टी क्रो, ये थर्स्टी क्रो स्टोरी बहुत पुरानी है, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं जिसके बारे में, उसके बारे में इस पिक्चर में हमें कुछ कुछ शो को दे रख कर रखा है। ठीक है, थिंक अबाउट इट लुकिंग एट द ऑब्जेक्ट ऑन पेज 100 and 101 or any other picture in this chapter, can you make out which activity or aspect of life were important for the हड़प्पन्स। ठीक है, ये भी आप खुद से करेंगे। Now let's explore. Complete the story found on the Lothal port. How was such a story remembered for more than 4,000 years in your opinion? Consider the dancing girl figurine. What do you figure in? What do you make of the attitude with figurine express? Observe her bangles covering on entire arm. A practice still. ये आप खुद से करेंगे, है ना। This is your homework. नाउ द एंड और अ न्यू बिगनिंग, यानी कि कैसे एंड हुआ और कैसे एक नई शुरुआत हुई। ठीक है, अराउंड 1900 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट एरा, 1900 ईसा वर्ष पूर्व, दिस सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जो ये सिंधु सरस्वती सभ्यता थी, डिस्पाइट ऑल इट्स अचीवमेंट्स बिगिन टू फॉल अपार्ट, द सिटीज वर अबेंडन वन बाय वन, यानी कि प्रचुर मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बनने लगी, सिटीज बनने लगी एक एक करके। इफ एनी इनहेबिटेंट्स रिमेन दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल इन द चेंज एनवायरनमेंट। इट अपीयर, जो अलग अलग इनहेबिटेंट थे यानी कि जहाँ पर लोग रहते थे वो क्या अलग अलग लाइफस्टाइल अपना चेंज करने लगे। इट अपीयर दैट द अर्लियर गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन नो लॉन्गर एग्जिस्ट, जो इसी तरह जो पुरानी क्या थी हमारी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ज़्यादा दिन तक एग्जिस्ट नहीं कर पाई। ग्रेजुअली द हड़प्पन स्कैटर्ड ओवर हंड्रेड्स इफ नॉट थाउजेंड्स, इसीलिए जो हड़प्पन है वो कुछ कुछ सैकड़ों वर्षों तक रहा, नॉट थाउजेंड ऑफ स्मॉल रूरल सेटलमेंट्स।
ना कि कुछ हजारों वर्षों तक वो छोटे छोटे रूरल सेटलमेंट्स रहे। Think about it, the Hadappans returned to rural settlement because a rural lifestyle give easier access to food। इसके बारे में सोचो कि आप जो हड़प्पन हैं, हड़प्पन वो रूरल सेटलमेंट की तरफ वापस क्यों लौटे, क्योंकि यहाँ पर क्या उन्हें ईजियर आसानी से उन्हें खाना मिल जाता था, वाटर देन अर्बन लाइफस्टाइल, वाटर मिल जाता था। देन एज नाउ सिटीज डिपेंडेंट ऑन विलेज टू प्रोवाइड फूड एंड सम टाइम वाटर। इस तरह जो सिटीज हैं, जो शहर है, वो किस पर, जो रूरल एरियाज हैं उन पर क्या होने लगे, डिपेंड होने लगे खाने पीने के लिए। वट कॉज दिस डिक्लाइन, इसके डिक्लाइन के यानी कि इसके खत्म होने के, इस सभ्यता के खत्म होने के क्या कारण थे। आर्कियोलॉजिस्ट हैव पर्पस मैनी फैक्टर्स। Long back, it was thought that warfare or invasions may have destroyed the cities, but there is no trace of warfare or invasion. Indeed, the Hadappan do not seem to have kept any army or weapons of war. As far as the evidence goes, it seems to have been a relatively peaceful civilization. यहाँ के जो ये सभ्यता के लोग थे वो क्या चाहते थे, एक शांति भरी लाइफ चाहते थे। और इनके पास ना तो कोई आर्मी थी, ना ही इनके पास वेपन्स थे लड़ाई झगड़े वाले। तो इसलिए ऐसा लग रहा था कि इस सभ्यता का जो अंत हुआ है, जो डिस्ट्रॉय हुई, वो कुछ इन्हीं वजह से ही हुई। कहीं कोई बाहर का आदमी आके क्या ना कर दे, कोई वॉर ना कर दे, कोई आक्रमण ना कर दे। टू फैक्टर्स आर करेंटली एग्रीड अपॉन। फर्स्ट, दो फैक्टर्स और देखे गए हैं, जिसमें फर्स्ट क्या है, अ क्लाइमेटिक चेंज यानी कि जलवायु परिवर्तन, which affected much of the world from 2200 BC onward, causing reduced rainfall and 250 ईसा वर्ष पहले जो ये क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से, या रेनफॉल जो रिड्यूस हुई उसकी वजह से, और ड्रायर फेस, और कैसा शुष्क माहौल हो गया। ड्रायर फेस की वजह से क्या हुआ, इसका एक तो ये फैक्टर सामने आया। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड कुड हैव रिड्यूस फूड सप्लाई टू द सिटीज। और इससे क्या हुआ, खेती पर असर पड़ने लगा। जब बारिश नहीं होगी, बारिश कम होगी, तो क्या होगी, हमारी जाहिर सी बात है खेती भी क्या होगी, खत्म सी ही हो जाएगी। जिससे की वजह से क्या हुआ कि जो खाना है वो हम कोई भी अनाज है वो नहीं उगा सकते थे, किसी भी चीज़ की खेती नहीं कर सकते थे, और जिसकी वजह से फूड सप्लाई जो सिटीज़ में होता था वो भी बंद हो गया था। और सेकंड क्या है, द सरस्वती रिवर ड्राई अप इन इट्स सेंट्रल बेसिन। सडनली cities there such as Kalibanga or Banavli were abandoned. There could have been other factors, but these two remind us of how much we depend on climate and the environment for our well-being being। और जो सरस्वती सिविलाइजेशन थी, हमारी सरस्वती नदी थी, रिवर थी, वो क्या थी, ड्राई अप हो गई थी अपने सेंट्रल बेसिन से। सडनली सिटीज़ वर सच एज जो कालीबंगा, बनावली, ये सब कहाँ है, हमारे हरियाणा के पार्ट में आते हैं। और ये क्या होने लगे थे, यहाँ पर भी खेती की कमी होने लगी थी। यहाँ पर भी एकदम क्लाइमेट चेंज हो गया था, इन्वायरमेंट चेंज हो गया था। इस वजह से भी कुछ ये हमारे दो फैक्टर निकल के आए हैं सामने, कि जिस वजह से इसका डिक्लाइन हुआ, इंडस्ट्री, इसका सिविलाइजेशन का। ऑल दो द सिटीज डिसअपियर्ड, जो सिटीज है वो क्या हो गई, एकदम मतलब गायब से ही हो गई। मच ऑफ द हड़प्पन कल्चर एंड टेक्नोलॉजी सर्वाइव एंड वाज पास्ड ऑन द नेक्स्ट फेज ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। अब हम इसके विच वी विल एक्सप्लोर इन अ फ्यूचर चैप्टर। अब हम इसके और कुछ इंडिया के अंदर जो और सिविलाइजेशंस थी और जो बड़ी सभ्यता थी, वो तो हमारी यही थी, हड़प्पा सभ्यता। लेकिन आगे के चैप्टरों में हम और भी सिविलाइजेशंस है, और भी सभ्यताएं हैं, उनके बारे में जानेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये चैप्टर आज हमारा हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।